welcome back friends to another very important video from Unique Life Sciences and in this video we are going to study about the cell theory। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी और नीट के लिए। और सेल थ्योरी के बारे में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिकल सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल क्या है। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता हो कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सबको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी भी कर दी थी एंटन ल्यूकोक ने लगभग 1976 में कर दी थी। तो इस दौरान उन्होंने सेल का पता लगा लिया, लेकिन उनको कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं कि एक्चुअल में सेल क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या रोल है। उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर देखी थी। इन्होंने जब ल्यूवेनॉक ने देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे जीव बताए उन्होंने कि छोटे छोटे एनिमल है जो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। वो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो अलग अलग प्रकार की थ्योरीज डेवलप करने लगे। अब किसी को नहीं पता था कि जो बड़े प्लांट है वो किससे बने हुए हैं, छोटे जो एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, किसको भी नहीं पता था। तो कैसे पता चल रहा था? तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो नई नई माइक्रोस्कोप आई, तो उन्होंने डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने देखना शुरू किया कि छोटे सेक्शन करके देखते हैं। तो उन्होंने भी सब में सेम स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिली, यानी जो सेल जैसी स्ट्रक्चर थी वो सब में देखने को मिली, चाहे से वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे से कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो, तो कोई एल्गी हो, सब में एक सी स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो धीरे धीरे अलग अलग नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल्स के बारे में बताया, नए एक्सपेरिमेंट किए। इस आधार पर सेल थ्योरी डेवलप होने लगी। क्योंकि हम उस टाइम की बात कर रहे थे जब किसी को किसी के बारे में नहीं पता था कि अब तो अगर मैं आपको बताऊं सेल क्या होती है तो आपको बहुत कुछ आइडिया है। लेकिन उस टाइम की बात कर रहे हैं जब किसी को नहीं पता कि एक जीव कैसे बना हुआ है, वो कैसे काम करता है, उसकी बॉडी किस पर काम करती है, कि कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम में थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले जैसे खोज हो गई कि पता चल गया कि सेल जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, फिर उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट किए। तो इनमें सबसे जो ज्यादा नाम आता है वो दो साइंटिस्ट का आता है, तो स्लीडेन और स्वान। इनका पूरा नाम था मैथियस स्लीडेन और थियोडोर स्वान। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। जो स्लीडेन थे वो बॉटनिस्ट थे और जूलॉजिस्ट थे स्वान। तो ये जो बॉटनी और जूलॉजिस्ट, यानी इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की। तो ये स्टडी करते टाइम इन्होंने देखा कि सब में सेल पाई जा रही, जो भी ऑर्गेनिज्म वो देखते हैं, जो भी प्लांट वो देखते हैं, जो भी एनिमल वो देखते हैं, सब में सेल देखने को मिलती है। तो इस आधार पर इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दे या टेनेट्स हम इनको बोल सकते हैं कि कुछ पॉइंट बताए इन्होंने कि ये एक प्रकार से सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे कुछ आइडिया इन्होंने दिए, उसी को सेल थ्योरी के बारे में बताया गया। फिर इसको कुछ करेक्ट किया गया क्योंकि इन्होंने कुछ गलत थ्योरी भी दे दी थी, तो उसको सही किया गया विचो के द्वारा। तो उन तीनों साइंटिस्ट को मिलाकर एक 3 पॉइंट इन्होंने दिए और उन 3 पॉइंट को ही अब हम क्लासिकल सेल थ्योरी के बारे में के रूप में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल सेल थ्योरी क्या है? सबसे पहले देखो, ये क्लासिकल सेल थ्योरी ही जो मॉडर्न सेल थ्योरी वो अलग है। क्लासिकल सेल थ्योरी जो सबसे पहले दी गई थी, तो जो स्लीडेन और स्वान है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगाया कि जो भी ऑर्गेनिज्म वो देखते हैं सभी के सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए, चाहे से वो एक सेल से मिलकर बना हो या एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ। तो एक सबसे पहला प्रिंसिपल इनका ये था। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट में हम इसको बोल सकते हैं। सभी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। दूसरा इनका ये पॉइंट था, तो ये दूसरा इनका टेनेट दिया गया। फिर इसके साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि जो सेल्स का जो निर्माण होता है ना वो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा होता है। इन्होंने ये भी बताया कि जो सेल होती है वो बाहर जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो एक क्रिस्टलाइजेशन होकर सेल का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है एनवायरनमेंट से। लेकिन ये जो पॉइंट था इनका, ये प्रिंसिपल था, वो बाद में गलत साबित किया गया लगभग 1850 के आसपास में। जो वहां पर कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे रुडोल्फ विर्चो का नाम सबसे ज्यादा फेमस हो गया। उसमें एक्चुअली ये बात बताई थी सबसे पहले रॉबर्ट रिमैक ने, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट किसने ले लिया था? रुडोल्फ विर्चो ने ले लिया था। और उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या दिया
ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी सेल होती है वो पहले से ही बनी हुई किसी दूसरी सेल से बनती है। जैसे हमारा निर्माण अपने पेरेंट्स से होता है, उसी प्रकार से सेल्स का भी पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं से क्या बनती है, नई सेल बनती है। कभी भी एनवायरमेंट से नई सेल डेवलप नहीं होती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल डिवाइड, बाद में पता चला कि सेल डिवाइड होती है, लेकिन इन्होंने आइडिया दिया। तो एक्चुअल में ये ओरिजिनल आइडिया तो किसका था, रॉबर्ट रिमार्क का था, लेकिन ये चुरा लिया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो इस प्रकार से इस सेल थ्योरी में हमें 3 पॉइंट देखने को मिले, और ये ही सेल थ्योरी होती है जो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये 3 पॉइंट दे देंगे आपको और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दे देंगे, और उसमें पूछेंगे कि सेल थ्योरी में इनमें से कौन सा टेनेट नहीं था या कौन सा प्रिंसिपल सेल थ्योरी से बिलोंग नहीं करता। तो आपको ये सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कौन सा था कि सारे जो ऑर्गेनिज्म वो किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और जितनी भी सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, और इसके बारे में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, और इन 2 के बारे में स्लीडन ने स्वान ने बताया था। अब ये सेल थ्योरी हो गई, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट और भी फिर बाद में स्टडी होती गई, और आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस सेल थ्योरी का नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास में बहुत ज्यादा टेक्निक आ गई। सेल को हम आसानी से देखा, हमने डीएनए तक पहुंच गए, हम डीएनए को आसानी से स्टडी कर लिया। उस टाइम डीएनए वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ हम बाहर सेल देख रहे थे। तो मॉडर्न टाइम में हम किस प्रकार से सेल थ्योरी को देखते हैं, तो मॉडर्न टाइम में हम कुछ नए पॉइंट ऐड करते हैं सेल थ्योरी के अंदर। तो कौन कौन से पॉइंट, अब देखो ये कोई एक साइंटिस्ट ने दिया कि हम कैसे पढ़ते हैं, इस टाइम जितनी भी रिसर्च हो गई, तो इनको कम्युलेटिव हम क्या कौन से पॉइंट ऐड करते हैं। तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। पहला ये थ्योरी है। फिर दूसरी है ऑल लिविंग सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये डिवीजन के द्वारा होता है। पहले डिवीजन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हमें डिवीजन के बारे में पता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो बनती हैं, लेकिन किसके द्वारा बनती है, सेल डिवीजन के द्वारा बनती है, ये भी हमें पता चल गया। अब दिस सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है, ये भी हमें पता है। जो ये तीनों पॉइंट किस में थे, सेल थ्योरी में थे, लेकिन आज हमें इनके बारे में पूरे डिटेल में पता है। इसके अलावा भी हमने कुछ और पॉइंट ऐड किए हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स, यानी हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे हम ह्यूमंस, हमारी जो एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक सेल की एक्टिविटी पे। जो भी हमारे अंदर सेल्स काम कर रही हैं, अगर वो अपना प्रॉपर काम करना बंद नहीं कर देंगी तो हमारा जो एक्टिविटी है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। तो हमारा जो एक्टिविटी हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट क्या टर्म जोड़ा इन्होंने, एनर्जी फ्लो अकर्स विदिन सेल्स, कि हमारी सेल्स क्या करती हैं, एनर्जी फ्लो या हम कह सकते हैं सारी सेल्स कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन करती हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बायोकेमिकली अटैच्ड है वो। तो इस प्रकार से सारी सेल्स एक दूसरे अटैच्ड हैं। ये 5वां पॉइंट था मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया कि सेल्स कंटेन डीएनए व्हिच इज फाउंड स्पेसिफिकली इन द क्रोमोसोम। ये हमें बाद में पता चला कि सेल्स के अंदर डीएनए होता है और वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, और आरएनए जो पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और न्यूक्लियस में भी कुछ मात्रा में हम देखने को मिलता है। ये चीजें हमें बाद में पता चली। और फिर लास्ट जो पॉइंट था वो था all cells are basically the same in the chemical composition in organism of similar। ये हम जितने भी सेल्स देखें उनका केमिकल कंपोजिशन हमें सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे से एनिमल ले लो चाहे प्लांट ले लो, ये हम ऐड करते हैं इस सेल थ्योरी के अंदर। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी थी। मॉडर्न सेल थ्योरी से ज्यादा कुछ टॉपिक आते नहीं, क्योंकि मॉडर्न सेल थ्योरी में तो आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ये 7 पॉइंट हम ऐड करते हैं ये मॉडर्न सेल थ्योरी। लेकिन अब जो सेल थ्योरी है इनके अभी भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वायरस। और वायरस हमने पहले बात की थी कि जो भी सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बल्कि मिलकर बने हुए हैं, लेकिन वायरस ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके पास में एक प्रॉपर सेल नहीं है। वो कैसा है, एसेलुलर है, एसेलुलर लाइफ फॉर्म है। तो ये सेल थ्योरी को नहीं मानता है, वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को अपवाद है या सेल थ्योरी को फॉलो
नहीं करता है। एक और है दूसरा अपवाद, बैक्टीरिया विदाउट ए ट्री न्यूक्लियस। हमने बात की थी मॉडर्न सेल थ्योरी में कि इनके पास में न्यूक्लियस होता है सेल के पास में जिसमें डीएनए होता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास में तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास डीएनए होता है लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं। तो ये भी सेल थ्योरी को पार्शियली फॉलो करता है, पूरा फॉलो नहीं करता। फिर हमने बात की थी कि जब भी सारी सेल होती है उनके जो अंदर का जो मटेरियल है कंपोजिशन वो सेम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एल्गी हैं जैसे वो चेरिया है, फंजाई है, ये कैसी होती है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म में जो होता है इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल के अंदर, तो सिनोसाइटिक कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है। जब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। तो ये भी कुछ हद तक सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो वायरस है। वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, इसके अंदर सेल ही होती नहीं है, तो ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आई होप ये आपको अपवाद समझ में आ गए होंगे। सेल थ्योरी बहुत ईजी है, वो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट याद रखने हैं? पहला पॉइंट है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और सारी जो सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही वापस ओरिजिन होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन साइंटिस्ट के नाम जरूर स्लीडेन एंड स्वान और वीचो, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि सेल थ्योरी कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। अब मॉडर्न सेल थ्योरी भी कोई हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको नॉलेज पता है, बस हम उसको पॉइंटों में लिख रहे हैं। सबको पता है सेल क्या काम करती है, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं पता था, तो उस आधार पर उस टाइम उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस सेल थ्योरी का है नहीं है। तो लेकिन फिर भी काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो यही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप अभी कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।